हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो सीरीज थी प्रीवियस क्वेश्चंस की, जो सीरीज हम लेकर चल रहे थे आप सबके बीच, आप सबको डेली प्रोवाइड कराते हैं। आज 2016 का यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं करा चुका हूँ, 17 का करा चुका हूँ। आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ 2018 का प्रीवियस ईयर जो पेपर है साइंस का। ठीक है, वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सबके बीच। तो देखते हैं, आते हैं फिर यहाँ पे क्या है। आपको ये पता ही होगा, सुमित चौधरी यूट्यूब चैनल है, इसका एक एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखने वाला है आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक है, ये और हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होता है ना कि वही वाली आ गई है। एक ऑफलाइन क्लास चलती, तो ऑफलाइन क्लास में ये सब कराए गए थे, ऑफलाइन वही था, वही चीजें हैं, तो इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़े में। खैर देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहले ऑब्जेक्टिव है उसमें देखते हैं, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन, दही को जब तीव्र गति से मथते हैं, मथना यानी किसी भी पदार्थ को तेजी से ऐसे घुमाना, घुमाने से कौन सा फोर्स लगता है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अपकेंद्रण बल लगता है। ठीक है, तो हालांकि इस विधि का नाम क्या है? अपकेंद्रण है। ऑलरेडी देखे थे, आंसर टिक था ये वाला, तो इस विधि का नाम है अपकेंद्रण। अच्छा, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो आपको पता है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब कोई ठोस, ऐसे समझो, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करें और वो गर्म होने पर क्या हो, सीधे वाष्प में कन्वर्ट, गैस में, गैस अवस्था में, यानी किसी कोई कोई पदार्थ है ठोस अवस्था में है और उसे हीट देने पर यानी गर्म करने पर किसमें कन्वर्ट हो जाए? ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल भी बताया था अभी प्रीवियस प्रीवियस जो पेपर 17 वाला था उसमें भी आया था। जैसे अमोनियम क्लोराइड था, कपूर था, नैफ्थलीन था, ये सारे एग्जाम्पल वहां पे मैंने कराए हुए थे। तलछटीकरण क्या होता है? तलछटीकरण पता है आपको? जो समुद्र होते हैं, नदियां होते हैं, इनमें बालू देखो किसी तलछटी में नीचे बैठती है। अब उधर एक बाल्टी भर के पानी लीजिए, उसमें बालू डाल दीजिए, तो बालू क्या होती है? नीचे बैठ जाती है। यही तलछटीकरण है, और पानी पानी ऊपर होता है। फिर निस्पंदन, निस्पंदन भी कुछ इसी तरीके का होता है। खैर ये सब पृथक्करण की विधि है, और इसमें बात चल रही थी ये वाली ये तो एक अवस्था परिवर्तन वाली विधि है। ये ये एक पृथक्करण की विधि है, निस्पंदन और तलछटीकरण। अपकेंद्रण आती है, बात करेंगे अपकेंद्रण की। तो अपकेंद्रण में क्या है? अ, मैंने बताया, किसी जब पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, तो घुमाया जाता है तो घुमाने पर एक बल कार्य करता है उसके हर एक कण पर, तो उसे ही बोलते हैं अपकेंद्र, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रण बल, और उस विधि को बोलते हैं अपकेंद्रण। ठीक है, तो दही जैसे दूध दही आया, वहां पे अपकेंद्रण आपको वहां पे ठीक कर देना। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे सुसुप्त पौधा। सुसुप्त पौधा कहा जाता है, अब आपको पता है सुसुप्त पौधा बीज को कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये देखो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आप सुसुप्त पौधा बोलो, सुसुप्त पौधा कहो या सुसुप्त बीज कहो। सुसुप्त पौधा कहो या सुसुप्त बीज कहो, क्या होता है? ये एक ऐसी अवस्था होती है, सुसुप्त पौधा बोलो या सुसुप्त बीज बोलो, देखिए ये बीज को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मान लो कोई बीज है, बीज कहाँ है? पर्यावरण में है, और उसके अंकुरित होने के लिए जितनी भी परिस्थितियां परिस्थितियां जैसे हवा, पानी, जलवायु, अंकुरित होने के लिए जो भी जरूरी चीजें होती है वो सब कुछ है। लेकिन फिर भी बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है, किन्हीं रीजन के कारण, कोई कारण है जिसके कारण बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो उसी को बोलते हैं सुसुप्तावस्था। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? सुसुप्तावस्था। ठीक है, यानी कि
और उस बीज को क्या बोलते हैं? सुषुप्त बीज बोलते हैं। और जो ऐसे पौधा है उसे सुषुप्त पौधा बोलते हैं। सुषुप्त पौधा बोल दो, सुषुप्त बीज बोल दो, यानी कि वो बीज जिसका अंकुरण नहीं हो पा रहा है, जो अंकुरित नहीं हो पा रहा है। किसके कारण नहीं अंकुरित हो पा रहा है? वो अंकुरित नहीं हो पाता है। सारी जो वातावरणीय परिस्थिति होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें उसके फेवर में हैं बीज अंकुरण के। बीज अंकुरित होने के लिए जो भी चीजें जरूरत है, जैसे जलवायु हुई, हवा हुई, पानी हुई, मौसम हुआ, ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के होने के बावजूद भी बीज का अंकुरण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी अवस्था ही सुप्त अवस्था कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं। 1 फुट बराबर होता है, तो 1 फुट कितने के बराबर होता है? ये तो सिंपल 30 पॉइंट, करेक्ट, ये वाला ऐसे ये, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। आपने पटरी देखी है घर में, वो 30 सेंटीमीटर वाली, वही दिखा रहे हैं अभी आपको। ठीक है, देखिएगा, स्केल है नहीं। अरे 30 सेंटी, वो जो एक स्केल आती है 30 सेंटीमीटर वाली, वो 1 फुट के ही बराबर होती है, ठीक है। तो बात कर रहे थे 1 फुट के, ये सिंपल सा फैक्ट है, तो 1 फुट में आना चाहिए। जैसे 1 गज में कितने फीट? 3 फीट बताए थे। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर? 30, 30 लगभग होता है 30.48। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम प्रतिक्रिया का नियम है? तो कौन सा नियम है प्रतिक्रिया का? अभी पढ़ाया था, तृतीय नियम। इसे बोलते, प्रथम नियम किसके बारे में है? प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम है। प्रथम नियम की बात की जाए तो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, बाह्य बल या कार्य नहीं करता है। इसी के साथ दूसरा नियम क्या था? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम मैंने बताया था, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो वस्तु पिंड पर लगे बल के बराबर होती है। द्वितीय नियम ही होता है एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो 4 हो गए। पांचवा, पांचवा क्वेश्चन मिसिंग है, चलिए कोई बात नहीं। छठा देखते हैं। अब स्टार्ट होता है यहाँ से अतिलक उत्तरी प्रश्न। 5 ही आते हैं ऑब्जेक्टिव, पांचवा जो मिसिंग है किसी कारण बस अभी बीच में तो नहीं, लेकिन अगले आगे से हम ध्यान रखेंगे। अतिलघु उत्तरी प्रश्न, छठा देखिएगा। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? आपको पता है वायरस जो होता है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्या होता है? जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर होता है, लिविंग सेल के अंदर होता है, तो ये एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? ये एक सजीव यानी लिविंग बीइंग है, सजीव के जैसे व्यवहार करता है। लेकिन जब ये लिविंग सेल के बाहर होता है तो कैसे करता है? मरे हुए समान व्यवहार करता है। तो इसीलिए सजीव और यानी निर्जीव के जैसा व्यवहार करता है। वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब वायरस, जैसे भी कोरोना वायरस आया था, ऐसे ही देखो क्या होता है, जबकि वायरस सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपापचयी तंत्र क्रिया करने, उपापचयी तंत्र क्या होता है? ये होता है मेटाबॉलिक सिस्टम। इसमें क्या होता है? तो जितनी भी रासायनिक क्रियाओं का योग होता है हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शंस का जो एक तरीके से पूरा कलेक्शन है, जैसे कि भोजन का रूपांतरण ऊर्जा में, या मसल्स का फॉर्मेशन, ऊर्जा से ऊर्जा किस किस में कन्वर्ट होती है, कहाँ का यूज होती है, वो सब चीजें, भोजन से ऊर्जा मिलती है, रासायनिक परिवर्तन, रेस्पिरेशन हुआ बॉडी के अंदर, ये सब क्या? यही मेटाबॉलिज्म। उपापचयी तंत्र क्रिया करने लगता है, किसका? वायरस का, ठीक है। तथा प्रजनन करने में सक्षम होता है, और प्रजनन भी करता है, किंतु यह उपापचयी क्रिया नहीं करता है, अतः इसे सजीव निर्जीव के बीच कड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर अधूरा है, वैसे इस पे लिखा हुआ है जो वायरस को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, कहा जाता है, क्योंकि जब वायरस सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपापचय क्रिया करने लगता है, तो प्रजनन करने में भी सक्षम होता है। किंतु जब यह लिखा, यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, किंतु जब यह
सजीव कहाँ पे तक, सजीव के शरीर के बाहर होता है, शरीर में होता है, शरीर के बाहर होता है, बताया अभी लिविंग जीवित कोशिका में होता है। तो सजीव के जैसे व्यवहार करता है, सजीव की भांति व्यवहार करता है, लेकिन उस जीवित कोशिका के बाहर होता है, मृत कोशिका में होता है या बाहर होता है, तो निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, थोड़ा मिस है, कोई बात नहीं। उसके नर अंग का नाम लिखिए, पुंकेसर। उसके नर अंग का नाम पुंकेसर है। पुरुष पास नर, क्या नर मतलब पुंकेसर, पुरुष पुंकेसर, ध्यान रखिएगा। यह पौधों के नर युग्मकों के बनने में मदद करता है और परागकणों में पाया जाता है। उसके मादा अंग को अल्प या कार्पेल, कार्पेल कहते हैं, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का मुख्य कार्य। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आप। पत्तियों का मुख्य कार्य देखिए, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा क्या होता है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए विभिन्न कार्य करती हैं। क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए विभिन्न कार्य करती हैं। तीसरा है, पत्तियां ट्रांसपीरेशन, उस ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जैसे तो ये लीफ है, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे स्टोमेटल पोर बोलते हैं। अब होता क्या है, ये हमें नग्न यानी नंगी ऐसे आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो अब किसी पौधे के अंदर जो अधिक मात्रा में पानी होता है, अब वो जैसे यहाँ से इन छोटे छोटे रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, लेती हैं, कहाँ से, पर्यावरण से। ऑक्सीजन क्या करती है, रिलीज करती है, और साथ में ही क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है, मैंने बताया है पिछली क्लास में, सीटेट की क्लास में बताया था। मैं सीटेट भी पढ़ाता हूँ, साइंस की भी और मैथ की भी, अभी तो मैथ चल रही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एक्सेस वाटर रिमूव्ड, ठीक है, किससे, थ्रू स्टोमेटल पोर। जो स्टोमेटल रंध्र होते हैं, इन्हीं रंध्रों के द्वारा जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट के अंदर, वो बाहर निकाल दिया जाता है, थ्रो आउट कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। पत्तियां ट्रांसपिरेशन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। पत्तियां कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। पत्तियां कलिकाओं को भी क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये चीजें हो गई। अगला देखिएगा, अगला विद्युतीय बल किसे कहते हैं, अरे सॉरी, विद्युतीय बल किसे कहते हैं, आंसर है विद्युतीय बल दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युतीय बल या वैद्युत बल कहा जाता है। तो कहां से, वैद्युतीय बल क्या है, दो आवेशित पिंडों के मध्य, दो आवेशित पिंडों के मध्य क्या होता है, दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, वैद्युतीय बल या वैद्युत बल कहा जाता है। इसकी गणना कूलाम के नियम द्वारा की, कूलाम का फिजिक्स का पार्ट है फिलहाल ये। चलो, आप वैद्युतीय बल पूछ रहा है, तो दो पिंड है, उनमें लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युतीय बल कहते हैं। आपने देखा होगा एक छोटे से जब थे हम सब, हमने भी किया है वो एक्सपेरिमेंट, स्केल होती थी, सुबह सुबह जाते थे तो ऑयल लगा ही होता था बालों में, सूखे बालों में क्या होता था, सूखे बालों से स्केल को काफी देर तक रब करते थे, रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद पहले छोटे छोटे कागज के टुकड़े बनाते थे, उनको रखते थे आगे सीट पे, और फिर उस स्केल से रब करने के बाद स्केल से क्या करते थे, उन कागज के टुकड़ों को स्केल से चिपकाते थे या भगाते थे, दूर भगाते थे। जब स्केल को उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो वो तो दूर भागते थे, उससे चिपक जाते थे। तो ये क्या था, ये एक तरीके का वैद्युत बल ही वहां पे, रब करने से क्या हुआ है, रब करने से आवेश उत्पन्न हुआ है,
कहाँ, पटरी पे, और जो वो स्केल थी उस पर, और कागज पे भी। तो आवेश के कारण ही उन पे कौन सा बल लग रहा है, तो दो आवेशित पिंड, आवेश उत्पन्न हो गया तो पिंड आवेशित हो गए, फिर उनके मध्य बल लगने लगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। इसी बल को क्या बोला गया, वैद्युत बल। गणना कूलाम के नियम द्वारा की जाती है। क्लियर। ये एग्जाम्पल है पटरी वाला, अच्छा एग्जाम्पल। आगे देखिएगा, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है, मैंने बताया था कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ हैं, उनको गर्म किए तो वो द्रव में परिवर्तित नहीं हुए, द्रव में परिवर्तित हुए बिना किसमें कन्वर्ट हो गए, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो गए, और वाष्प को पुनः ठंडा करके ठोस में परिवर्तित किया जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण जैसे कपूर, आयोडीन, नैफ्थलीन आदि को गर्म करने पर वे ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक है, देखिएगा आंसर क्या है। मछलियों के जल में रहने के लिए अनुकूलन सहायक अंग, नंबर 1 गलफड़े। गलफड़े मछलियों को पानी में सांस लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। गलफड़े मछलियों को पानी में सांस लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जब मछली मछली के शरीर से होकर गुजरती है तब गिल्स ऑक्सीजन द्वारा को अवशोषित कर लेते हैं। तब यहाँ पे मछली नहीं होगा, जब पानी पानी गुजरता है ना मछली के शरीर से होकर, तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज गलत है। जब पानी क्या होता है, जब पानी मछली के शरीर से होकर गुजरता है तो क्या होता है, गिल्स क्या करते हैं, उस पानी में डिजोल्व घुली हुई ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, गुजरता है। ठीक है। जल, जल या पानी। अगला देखेगा, दूसरा क्या है, स्ट्रीम लाइनेड बॉडी, जो धारारेखी शरीर होता है। जब मछलियां पानी में तैरती हैं तब स्ट्रीम लाइनेड बॉडी प्रतिरोध को कम करती है, यानी उससे प्रतिरोध कम, जब जो तैरती हैं तो उससे तैरने में उनको क्या मिलती है, सहायता मिलती है, सहायक होते हैं, जो धारारेखी शरीर होता है। स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी, जब मछलियां पानी में तैरती हैं तब स्ट्रीम लाइनेड बॉडी प्रतिरोध को कम करती है। शल्क क्या होता है, शल्क देखा है आपने, मछली मछली आप देखो, मछली बनाते हैं पहले, देखिएगा, सॉरी, ऐसे कुछ होती है, देखिएगा ये जो दिख रहे हैं आप, ऐसा देखा, ठीक है, शरीर पे, इन्हें शल्क बोलते हैं, जो आप बना रहे हैं। क्लियर। ये चीज देखिएगा, ये शल्क होते हैं। तो कुछ यहाँ पे सीन कर लें हम, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी क्या है, सहायक। पहली बात तो ये मछली को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, और आराम से तैरने में यानी गति करने में पानी के अंदर क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे,
वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है, लिखिए। वाष्प क्या होती है, गैस क्या होती है, देखिएगा। गैस एवं वाष्प में अंतर। गैस क्या होती है? गैस का निर्माण प्राय किसी रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। सभी गैसें प्राय बॉयल या चार्ल्स के नियमों का पालन करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। गैस का निर्माण क्या होता है? गैस का निर्माण प्राय किसी रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन, केमिकल एक्शन है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। और फिर क्या बोला गया है, जितनी भी गैसेस बनती हैं देखो कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान ही निकलती हैं। तो ध्यान रखना, गैस और वाष्प में अंतर बताना है। वाष्प जैसे पानी को उबाल दिए, तो पानी को उबालना यानी कि उसे गर्म करना, ये कैसा उसका चेंज है? ये तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। भौतिक भौतिक अवस्था में परिवर्तन है। द्रव था, द्रव से वाष्प में आ गया, यानी गैसेस स्टेट में आ गया। लेकिन जो गैस, गैस कैसे बनती है? गैस किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनती है। गैस का निर्माण प्राय किसी रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। सभी गैसें, जो गैसें होती हैं वो बॉयल, चार्ल्स और इन सबके नियमों का क्या करती हैं? पालन करती हैं। गैसों का ताप क्रांतिक ताप से अधिक होता है। वाष्प क्या होता है? वाष्प किसी द्रव का वायु रूप है। कोई द्रव है, द्रव कन्वर्ट हो जाए किसमें? वाष्प में, हवा में। तो वाष्प जो होता है किसी द्रव का वायु रूप है, जो उस द्रव को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जैसे पानी को गर्म किया और भाप बनती है, तो वो वाष्प होती है। वही वायु रूप क्या कहलाता है? वाष्प। वाष्प वॉन्डर वॉल के नियम का पालन करती है। वाष्प का ताप क्रांतिक ताप के बराबर या कम होता है। तो वाष्प का जो ताप होता है वो क्रांतिक ताप के बराबर या कम होता है, लेकिन जो गैस का ताप होता है वो क्रांतिक ताप से अधिक होता है। क्लियर? ये पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन, मुकुलन से क्या आशा है? उदाहरण से समझाइए। मुकुलन देखिएगा, किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है। किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह पर क्या होता है? समसूत्री विभाजन से, बाहरी सतह पर लिख लो यहाँ पर, समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है। इसे क्या कहते हैं? मुकुल यानी बड कहते हैं। और बड फॉर्मेशन, मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। और मुकुल निर्माण द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है उसे मुकुलन कहलाती है। मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव बन जाता है, और वो मुकुल जो होता है विकसित होकर क्या बन जाता है? पूर्ण जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? यीस्ट है, हाइड्रा आदि। मुकुलन की प्रक्रिया बहुकोशिकीय जीवों में होती है। मुकुलन की जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है? बहुकोशिकीय जीवों में होती है। क्लियर? चलो देखिए, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर। सरल पत्ती क्या होते हैं? इसमें केवल एक पर्णफलक होता है। अब संयुक्त पत्ती जस्ट है, इसमें पर्णफलक विभाजित होकर अनेक वर्णक आता है। सरल पत्ती में एक ही पर्णफलक होगा, और इसमें पर्णफलक जो होगा वो विभाजित होकर अनेक पर्णक, यानी अनेक पर्णक या पर्णफलक बनाएंगे, ठीक है। इसके कक्ष में एक कक्षस्थ कलिका होती है। कलिका रैकिस कलिका खास के कक्ष में उत्पन्न होती है, तो सर रैकिस बोलते हैं। ये टर्म सुना होगा, ये थोड़ा छाछ जो होता है और डिफिकल्ट है। आगे देखिए, सरल पत्तियां शाखा में एक निश्चित क्रम में लगी होती हैं। सरल पत्ती के शाखा पर संधि तथा पर्व पाए जाते हैं। ये अच्छा एग्जाम, ये अच्छा है। सरल पत्तियां जो होते हैं वो शाखा में एक निश्चित क्रम में लगी होती हैं। सरल पत्ती की शाखा पर संधि तथा पर्व, पर्व मतलब नोड, ठीक है। संयुक्त पत्ती का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, इनमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। चौथा देखो, संयुक्त पत्ती के वर्णक की शाखा पर संधि तथा पर्व नहीं पाया जाता है। तो संयुक्त पत्ती के वर्णक होते हैं, इनकी शाखा पर संधि तथा पर्व नहीं पाया जाता है, लेकिन सरल पत्ती के शाखा पर संधि और पर्व सब पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये अंतर है, बस तीन चार पॉइंट्स लिखने हैं आपको, आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम लिखना। किसका नियम लिखना है? संवेग संरक्षण। देखिएगा, संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित न किया जाए तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे ही संवेग का नियम कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित न किया जाए, यदि कोई वस्तु है उसके ऊपर हम कोई बल आरोपित ना करें तो उसके संवेग में यानी कि उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। और ही क्या बोलेंगे? संवेग का नियम, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F है तो क्या होता है? बराबर dp बाई dt। और F क्या है? जीरो, क्योंकि फोर्स लगा ही नहीं है, तो dp रेट इन चेंज इन मोमेंटम वो भी जीरो हो जाएगी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो
यानी कि इनिशियल फेज में जो मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम हो गया। और पी आई यानी P1 बोलो या F बोलो यहाँ पे, चलो इनिशियल और फाइनल, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। इनिशियल मोमेंटम क्या था m1v1 और फाइनल मोमेंटम क्या है m2v2, और ये दोनों क्या है बराबर हैं। और बराबर होने के कारण मतलब ये संरक्षित है, यही क्या है संरक्षण नियम है, बंदूक की गोली का निकलना। समझ आया? आई होप ये समझ आ गया होगा। यदि किसी वस्तु पर कोई बल न लगाया जाए तो उसके संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसे संवेग के नियम कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F है तो बल बराबर क्या होता है dp बाई dt। अभी जो न्यूटन का द्वितीय नियम था वहां पे बताया था मैंने पीछे पेपर में कि रेट इन चेंज इन मोमेंटम जो होती है वो किसके बराबर होती है फोर्स के, F इज इक्वल टू dp बाई dt। तो अब यहाँ पे F तो जीरो है क्योंकि फोर्स कोई लगा ही नहीं है, तो dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो। dt क्या हो गया dp इज इक्वल टू जीरो, dp इज इक्वल टू जीरो यानी कि कांस्टेंट। तो pi क्या हो गया, ये चेंज इन मोमेंटम है, समझ आया? और रेट इन चेंज इन मोमेंटम क्या बोलेंगे dt बाई, कोई चेंज ही नहीं हुआ, चेंज ही जीरो है, तो चेंज जीरो मतलब यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, यानी इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, उदाहरण बंदूक की गोली का निकलना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अदिश एवं सदिश राशि के अंतर, अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर। अदिश एवं सदिश राशि यहाँ क्या होती हैं आपने पढ़ा होगा, वे राशियां जिनमें क्या होते हैं अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा होती, दिशा नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है परिमाण होता है। जैसे द्रव्यमान, ताप, इनमें कोई दिशा होती है नहीं होती। तो जहाँ पे आ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब नहीं और दिश मतलब दिशा, तो जिसमें दिशा नहीं वो अदिश, और सा मतलब सहित, और दिशा दिशा सहित वाली सदिश, और जिसमें दिशा भी होती है, इसमें दिशा हो कोई। ठीक है, तो बात समझे मेरी। अदिश एवं सदिश राशि में अंतर, सदिश राशियां क्या होती हैं जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों आवश्यक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड तो होता है और डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस सदिश राशि को बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, और साथ में क्या डायरेक्शन। और अदिश राशियों को क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है केवल और केवल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो जैसे इसमें एग्जांपल देखो, वेग है, वेलोसिटी, संवेग, बल, विस्थापन, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, ये सब के सब क्या है, सब के सब सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं, इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, वेग सदिश राशि है, जबकि चाल या गति, गति कैसी राशि है, चाल, गति, ये सब कैसी राशि है अदिश राशि है। दूरी, विस्थापन, विस्थापन क्या है, विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, लेकिन जो दूरी है वो कैसी राशि है अदिश राशि है। आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब इत्यादि, ये सब की सब कैसी राशियां हैं, सब अदिश राशि। क्लियर? अगला क्वेश्चन, परागण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। अब बात आ गई है परागण की, परागण क्या होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। किसी पौधे के पुंकेसर से पराग कणों को उसी पौधे के पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण। मान परागण क्या होता है, परागण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है किसी पौधे के पुंकेसर से, पौधे के पुंकेसर से किसका, जो परागकण होते हैं पराग कणों का, उसी पौधे के
उसी पौधे के पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और पराग कणों का स्थानांतरण बहुत से माध्यमों जैसे वायु, जल, कीट तथा अन्य कारकों से होता है। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? किसी पुष्प के परागकोश का उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। पुष्प के पुंकेसर से या बोले तो पुष्प के परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण कहां पहुंचाना है? स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प या उसी पौधे में लगे दूसरे पुष्प, समझे? उसी पुष्प या उसी पौधे में लगे हुए दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना ही क्या होता है? स्वपरागण कहलाते हैं। और परपरागण में क्या होता है? दूसरे एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक, पौधा दूसरा यहाँ पे है, दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। तो दो टाइप का परागण होता है, एक परपरागण या स्वपरागण। क्लियर? ये हो गया, क्लियर हो गया। किसी पौधे के पुंकेसर से पराग कणों का उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। वर्तिकाग्र, तुम्हें चीजें ध्यान रखना है, पौधे के पुंकेसर से किसका ट्रांसफर हो रहा है? परागकण का। कहां पहुंच रहा है? वर्तिकाग्र पर। तो पुंकेसर, परागकण और वर्तिकाग्र, तीन टर्म्स ध्यान रखने हैं। और इस प्रक्रिया को बोला क्या जाता है? परागण। दो टाइप का है, स्वपरागण, परपरागण। उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण, दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। क्लियर? आगे देखिएगा। एक बर्तन की धारिता 12, ये तो मैं बता चुका हूं पिछले कुछ उसमें, लेकिन देखिएगा यहाँ पे, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर, इसकी धारिता घन मीटर में केवल व्यक्त करना है। आपको पता है, उस दिन ये बताया था मैंने, आपको जैसे यहाँ पे फिर से मैं बताया दे रहा हूँ। आपको पता है कि 1 ml जो होता है 1 बराबर होता है, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आपको पता है कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। अब 1000 ml बोल रहे हैं आप या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 12 लीटर 12,000 सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर बराबर, लेकिन यहाँ पे घन मीटर पूछा है। अब देखिएगा क्या लिख सकते हैं, 12,000 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है? मीटर में कन्वर्ट करें भाई आप, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर। यहाँ से आप कैंसिल, क्या बचेगा? 12/1000। इसे क्या लिख सकते हैं? 2.21। क्लियर? अब आप पूछ रहे होंगे कि एक सर 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100, देखिएगा यहाँ पे आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। उल्टा लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर होगा, सर कहेंगे बताओ दोनों तरफ अगर 100 से भाग करें तो 100 कट जाएंगे, तो इधर क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर और इधर क्या आएगा? 1/100। क्लियर? 1 सेंटीमीटर का वो यहाँ पे हमने, क्लियर? तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो यही आंसर था 0। अब बाकी लगा हुआ है, बर्तन की धारिता 12 लीटर है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 12 गुणे 1000 घन सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया घन मीटर। आई थिंक आज की हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है। 2018 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था ये भी मैंने करा दिया है। अब जो कल लेके क्लास आएंगे उसमें हम 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।